इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी बहस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। साथ ही पुलिस की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल यह है कि आखिर यह हिंसा संयोग थी या प्रयोग था। जहांगीरपुरी में हिंसा संयोग या प्रयोग। दिल्ली में शोभा यात्रा पर कल किया गया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। तो जहांगीरपुरी में दिल्ली में उपद्रव के पीछे साजिश है या प्रयोग है? आखिर ये सब क्या है? शोभा यात्रा पर पथराव, मकसद था टकराव। आखिर क्या ये सब चीजें दर्शा रही हैं? दिल्ली से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। और जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है, दिल्ली में जो उपद्रव की साजिश है या प्रयोग है या फिर कुछ और है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जहांगीरपुरी में हिंसा संयोग या प्रयोग, सवाल यही उठता है। और दिल्ली में शोभा यात्रा पर जो पथराव किया गया है, आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी? गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है। और जिस तरह से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, मकसद पथराव का क्या था? क्या वाकई टकराव था? जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है, संयोग था या प्रयोग था? इस पर जिस तरीके से लगातार बात चल रही है और सतर्कता बरती जा रही है, उसमें खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ करेंगे। परिचय सबसे पहले करा देते हैं। आर के मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका भी। AK जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि बड़े गंभीर मुद्दे से होनी है और मुद्दा है पथराव का, मुद्दा है उपद्रवियों के आतंक का, मुद्दा है जिस तरह से ये जो यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव किए जाने के बाद दहशत का, और इसी से शुरुआत होनी है। इसलिए AK जैन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप पूर्व DGP रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये साजिश है, क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? नहीं, ये साजिश भी है और जानबूझकर कारित की गई घटना है, प्रयोग भी है। देखिए, एक तो मैं इसमें दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही कुछ हद तक मानता हूं जी। रामनवमी में प्रदेश में कई जगह घटनाएं हुई और कई प्रदेशों में हुई, खरगोन में हुई। तो हनुमान जयंती के जुलूस पर भी विशेषकर जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र से निकलता है या संवेदनशील क्षेत्रों से निकलता है, वहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त होना चाहिए। वहां पर अगर कोई रास्ते में, ये हम लोग हमेशा से करते आए थे, रास्ते में कोई धार्मिक स्थल पड़ते हैं तो वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है विशेष रूप से, जिससे कि धार्मिक स्थल के सामने कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन जुलूस में चलने वाले ना करें। जो पढ़ा है मैंने पेपरों में, उसके हिसाब से कोई मस्जिद पड़ी रास्ते में, वहां पर उन्होंने कोई धार्मिक नारे लगा दिए मस्जिद के सामने। ये नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ भी है वहां पर फोर्स रहना चाहिए था, उनको तत्काल आगे बढ़ा देना चाहिए था। ये बंदोबस्त हमेशा से होते रहे हैं। रूफ टॉप ड्यूटी लगती रही है। बॉक्स शेप में जुलूस को लेके चलते हैं, आगे भी, पीछे भी और दाएं बाएं भी, चारों तरफ फोर्स रहता है और एक बॉक्स की शेप में बना के चलते हैं, जिससे कि वो नियंत्रण में रहें, वो भी नियंत्रण में रहें और जो दूसरा पक्ष है वो भी नियंत्रण में रहे। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बंदोबस्त में भी कमी रही। और दूसरी, अगर कोई नारे भी लगाए हैं तो इसमें पत्थर फेंकने की, गाड़ियों में आग लगाने की, तोड़फोड़ करने की, हिंसा पे उतारू होने की, पुलिस कर्मियों को घायल करने की, ये सब बिल्कुल बेजा हरकत की गई है और बड़ी कड़ी कार्रवाई इन तत्वों के खिलाफ की जानी चाहिए। बिल्कुल, तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। RK मिश्रा, आपके पास भी आना चाहूंगा और आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में शोभा यात्रा पर यह पथराव हुआ है, मकसद पथराव का आखिर क्या था? क्या पहले से ये सब प्लानिंग करके रखा गया था या फिर
कुछ ऐसी जो इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इन सबको बढ़ावा दे रही हैं, या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाने के लिए इन लोगों का प्रयोग किया जा रहा है? आपकी आवाज आर के मिश्रा जी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, ये जहांगीरपुरी की घटना हुई, आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ, जिस तरह से जहांगीरपुरी की घटना हुई है, ये प्रथम दृष्टया ही लग रही है जो सुनियोजित था। जहां तक बात है, चाहे राजस्थान की अगर हम बात कर लें, या हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, ऐसा लग रहा था जहांगीरपुरी में पूरी बंदोबस्त उस तरह से की गई थी जिस तरह से बिल्कुल अगर शोभा यात्रा अगर निकलनी है तो वहां पर उसके ऊपर में पथराव किया जाएगा। नारे ये तो मैं कुछ और चीज समझ रहा हूं, लेकिन अगर मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, क्या शोभा यात्रा के दौरान चाहे किसी भी वर्ग का शोभा यात्रा हो, आज हम देख रहे हैं विशेष करके रामनवमी हो, नवरात्रे हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव की बात हम करें, तो क्या पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी? क्या अब इन लोगों से भी इजाजत लेनी पड़ेगी? जिस रूट में मस्जिद पड़ती है, अब देखिए मस्जिद के ऊपर में पत्थर इतने इकट्ठे करके रखे गए थे, और वहां से जब शोभा यात्रा निकलती है उसके बाद फिर उसके ऊपर में पत्थर बरसा दी जाती है। आर के मिश्रा जी, ए के जैन जी ने बहुत अच्छी बात कही। आप मंदिर पहले भी थे, मस्जिद पहले भी थी, रूट डाइवर्ट करा दिए जाते थे, सिस्टम उस तरीके का होता था, कहीं कोई दिक्कत ना आए, चाक चौबंद रहे व्यवस्था। क्या उन सब चीजों में कमी मानते हैं? व्यवस्था में कमी थी, सिस्टम में कमी थी, क्योंकि इतना बड़ी लापरवाही हो गई और किसी को पता ही नहीं चला, तलवारें नजर आने लगी, पत्थर नजर आने लगे, पत्थर गिराए जाने लगे, आखिर कहां सिस्टम में कमी रह गई? देखिए हैदर साहब, बिल्कुल जैन साहब ने जो कहा है बिल्कुल अपना उनका विश्लेषण है, उनका अनुभव है जी। मैं उस चीज के ऊपर मैं बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं मात्र एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर मैं अपने यहाँ पर अगर रखना चाहूँ तो मैं यहाँ कह रहा हूँ जो कि अगर मान लीजिए अगर वो रूट अगर मस्जिद के आगे से ही निकलता है तो कोई वहां पर किसी तरह का कोई प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात ये अगर है जो कि अगर क्या रूट डाइवर्ट करने के लिए क्या ये अगर शोभा यात्रा निकलेगी तो क्या पहले प्रशासन से अनुमति, फिर उसके बाद मस्जिद के आगे से अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो वहां पर जाकर के फिर एक परमिशन लेनी पड़ेगी जो इस रूट को चेंज करके दूसरे रूट से ले जाया जाए? ये हम भारत को किस तरह से देख रहे हैं हम लोग? तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा जो जिम्मेदारी और का पल्ला जो है सो झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आज हम अगर केंद्र सरकार के ऊपर में ठिकरा फोड़ दें या प्रदेश सरकार के ऊपर में ठिकरा फोड़ दें, हम अगर कहते हैं जो क्या सामाजिक समरसता, क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल, क्योंकि हम भी देखते हैं अगर कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी का भी शोभा यात्रा हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब हम आप बार बार देखते हैं जब इस तरह की घटनाएं सीक्वेंस वाइज राजस्थान के करौली में देखा, मध्य प्रदेश के खरगोन में देखा, गुजरात में छुटपुट घटना हुई, झारखंड में देखा, अब जहांगीरपुरी में देखा, तो जो ये जो सीक्वेंस मिल रहा है तो बिल्कुल लगता है जो ये सुनियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और इसमें बिल्कुल साजिश के तहत एक ही मकसद था जो दिल्ली को अशांत करना और इस सरकार को बदनाम करना, क्योंकि इनको पता है जो कि वो भाजपा शासित प्रदेशों में जिस तरह से चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान को छोड़ करके अगर हम दें, लेकिन मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनकी नस्लों को भी ये पता चल जाए कि इस तरह के हमले नहीं करने चाहिए, इस तरह की साजिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज, इससे देश, इससे पूरा देश बर्बाद होता है, बदनाम होता है। और चंद्रेश कुमार भी हमारे साथ हैं। चंद्रेश कुमार, आपके पास आना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी घटना पर कांग्रेस की? देखिए, धर्म और राजनीति का जब भी मिश्रण होता है उसका परिणाम भयावह ही होता है। इस तरह के देश के अंदर जो सांप्रदायिक तनाव हो रहे हैं, मैंने मास्टर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च में पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि ये कोई अकस्मात घटना नहीं होती है, इसके पीछे गहरी साजिश होती है, एक लंबा षड्यंत्र होता है और इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक उद्देश्य छुपा होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों धर्म के अंदर उपद्रवी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, मंदबुद्धि लोग हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जिनके लिए धार्मिक यात्राएं या धार्मिक कार्य सिर्फ एक दिखावा होता है, उनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। और दोनों धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो शांति, अमन, चैन को पसंद करने वाले हैं।
किसी भी जिले में कोई भी धार्मिक कार्य और प्रयोजन हो रहा है, उस संदर्भ में यदि कहीं लॉ एंड ऑर्डर बाधित होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर चीजों को कैसे वो व्यवस्थित करेगा। यदि प्रशासन चाह ले तो किसी भी जिले में कोई दंगा या कोई विवाद इस तरह का नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें बड़े स्तर पर प्रशासन की लापरवाही होती है और प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं अंजाम होती है। एक मैं घटना दिल्ली की ही बताना चाहता हूँ। अभी कुछ ही साल पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में दंगा हुआ, शाहीन बाग का मामला सामने आया था। शाहीन बाग के मामले पर क्या इन्होंने एसआईटी या सीबीआई की जांच बैठाई और कितने दोषियों पर अभी तक इन्होंने कार्रवाई किया? मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, एसआईटी या सीबीआई जांच करा के दोषियों को जेल भेजने का काम किया। मुजफ्फरनगर का जो मुख्य गवाह इंस्पेक्टर था उसकी हत्या हो जाती है। कैराना में इन्होंने सीबीआई जांच कराई। जितने देश के अंदर दंगे हुए हैं, क्या केंद्र सरकार या वहां की प्रांतीय सरकार वहां पर सीबीआई या एसआईटी की जांच बैठाकर दोषियों को जवाब जेल लेते भेजने हैं का आर के काम मिश्रा किया जी। या नहीं किया? आर के मिश्रा जी, जहां दंगे हो रहे हैं वहां सीबीआई जांच और एसआईटी जांच होगी क्या नहीं होगी? अभी दूध का दूध पानी का पानी ठीक है, हो चंद्रेश जाएगा। कुमार 2 जवाब ले मिनट लेते हैं। में अब आर के क्लियर मिश्रा हो से जाएगा जवाब ले कौन लेते हैं। दोषी है। आर के मिश्रा जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सम्मान करते हुए मैं उनकी बातों का जवाब दे। आज अगर करौली की घटना हुई है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं गहलोत साहब प्रधानमंत्री के नाम। अरे छोड़िए ना, राजनीति बताइए, छोड़िए। मैं तो आपसे ये मैं कह रहा हूँ कि जहां भी घटना घटी है, क्या उस पर आप जांच बिठाएंगे या नहीं बैठाएंगे? आप एक चीज आपका बताइए। एसपी ऑर्डर कहता है नहीं, दोषियों पर कार्रवाई होगी, हम जांच करेंगे। 4 दिन बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसा नहीं इस तरह की जो घटनाएं होती है वो सुनियोजित लेकिन होती है। यहाँ ये जरूरत है, चंद्रेश कुमार भी हमारे साथ हैं, आर के मिश्रा भी हमारे साथ हैं। यहाँ ये जरूरत है कि सीबीआई जांच हर मामले में होनी चाहिए, इस तरह के मामलों में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिए। लेकिन यहाँ राजनीति नहीं, चंद्रेश कुमार, राजनीति नहीं करने बैठे हम लोग। इस वक्त बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर हम बैठे हैं, इसमें राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। एके जैन जी के पास में आना चाहूंगा। एके जैन जी, क्या आप सोचते हैं किस तरह की जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए? और इसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी, कोई भी राज्य की सरकार हो, हम उसको सोचते ही नहीं किसकी सरकार है, लेकिन क्या इसमें होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं ऐसे अधिकारी? ये देखिए, सीबीआई हर घटना का विकल्प नहीं है जी। एसआईटी जांच जो होती है वो जिले के अंदर एसआईटी फॉर्म की जाती है। एक बात हमको ये समझनी होगी कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। वहां पर सारी मैजिस्ट्रियल पावर्स जो हैं वो पुलिस अधिकारियों के पास। जहां तक रही सीबीआई या एसआईटी तो कोई भी फॉर्म कर सकता है। डीसीपी वहां के फॉर्म कर सकते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर कर सकते हैं, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर कर सकते हैं, सीपी कर सकते हैं। रही बात इसकी कि एसआईटी तो बनेगी ही, एसआईटी बनती है। केवल एक सब इंस्पेक्टर ऐसे केस की विवेचना नहीं करता है, उसमें बहुत वरिष्ठ लोगों को साथ में इन्वॉल्व किया जाता है। पूरी एक टीम गठित होती है, छापेमारी होती है, कुछ लोग गिरफ्तारी के लिए लगाए जाते हैं, कुछ लोग अभियुक्तों को चिन्हित करने के लिए लगाए जाते हैं, कुछ लोग जो कॉल डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाते हैं, और जो वीडियो लाइट में आए हैं उनको खंगाला जाता है, उनमें से किस किस के चेहरे साफ दिख रहे हैं, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, उनकी मोबाइल की कॉल डिटेल्स क्या हैं, वो किस किस के टच में थे, किसने उनको भड़काया, क्या इसमें कोई बाहरी साजिश भी है। ये बड़ी लंबी विवेचना होती है। ये सीबीआई इसके लिए उपयुक्त एजेंसी नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई एसोसिएशन करना है तो एनआईए का कर सकते हैं कि एनआईए को इसमें सहयोग लिया जाए, क्योंकि इसमें जो बात निकल कर आ रही है वो ये भी आ रही है कि इन लोकेलिटीज में बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी आके बस गए हैं। ये जो हैं, ये इनका कोई हमारे देश से कोई लगाव नहीं है, और ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ पर व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक है कि जहां ऐसी घटनाएं हों, इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति की शिनाख्त होनी चाहिए कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन कहां से आके बस गया है, इनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बाहरी प्रदेशों से आके लोग बाग अगर जहांगीरपुरी में रह रहे हैं, उन्होंने अगर उत्पात मचाया है, क्योंकि इसमें यह भी संभावना रहती है
कि जो लोकल है, वहीं के लोग हैं, नागरिक हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो सालों से वहीं रहते हैं, वो गड़बड़ नहीं करते हैं। जो ये बाहरी तत्व आकर बस जाते हैं, किराए पे रहते हैं, ये उत्पात मचाते हैं, इनमें कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में जो है वो, जैसे महाराष्ट्र में, यूपी में जो बात हुई थी, यूपी कोका, इसी तरीके से दिल्ली में ये लागू है, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ड्रोन से छतों की सब पूरा सर्वे किया जाना चाहिए। त्योहार से पहले, जुलूस से पहले भी ड्रोन से सर्वे होना चाहिए कि किन छतों पर पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं, और फिर उनकी सर्च होनी चाहिए। बिल्कुल, तो पूरी जांच इसमें होनी चाहिए। और जिस तरीके से एके जैन जी कह रहे थे, आर.के. मिश्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही उन्होंने कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं। ये जो लोग हैं वो पहले से वहां नहीं रहते। ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले वो लोग हैं जो बाहरी तत्व हैं, जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाहर से आके यहां बस गए हों और इस पूरी प्लानिंग में कहीं ना कहीं वो साजिश का हिस्सा हो। तो ऐसे लोगों को चुनना, ऐसे लोगों को तलाशना जो हमारे देश की सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे देश का अमन अमान बिगाड़ना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर.के. मिश्रा जी, और कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हैदर जी, बिल्कुल सही कहा जैन साहब ने। और वो व्यक्ति हैं जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए, वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत नहीं होता है, एक तरह से मतलब ना के बराबर होता है। लेकिन वो व्यक्ति हैं यहाँ पर जो किराए पर आकर के रह रहे हैं, जो टेम्पोररी आकर के रह रहे हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर हम देखते हैं जो कि सालों से अगर हम रह रहे हैं, जहाँ पर अगर दो धर्म के लोग रह भी रहे हैं, तो वहां पर जाकर के उनकी सामाजिक समरसता बनी रहती है। वो उनके त्योहार में जाते हैं, हम उनके त्योहार में आते हैं, ये सारी बातें होती है। लेकिन ये वो टेम्पोररी व्यक्ति है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं। ये वो जो बांग्लादेश, जहां पर जहांगीरपुरी की बात है, यहाँ पर पहले भी ऐसे हत्याएं भी हुई है, हिंदुओं की हत्याएं भी हुई है। वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा जखीरा भी है। तो निश्चित तौर पर एक चिन्हित करने की आवश्यकता है, जिनको बिल्कुल सख्त तरीके से चिन्हित करके उसको यहाँ से भगाया जाए, उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, राजनीतिक और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीति को अगर साइड करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज अगर हम मान लीजिए समाज के अंदर में समरसता बनाने के लिए अगर हम अपनी जिम्मेदारी से, आज अगर हम मान लीजिए कहीं पे भी लैग करते हैं, कहीं पे भी हम कमी करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर में, हम फेंक देते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर में। लेकिन जहां पर सामाजिक जिम्मेदारी होती है वहां पर हम भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जब दोनों मिल करके काम करेगी, तभी जाकर के इस तरह की घटनाएं कम घटित होगी और या ना के बराबर घटित होगी। चंद्रेश कुमार जी, सीक्वेंस बन रहा है। चंद्रेश कुमार जी, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं साथ में बनकर चलेंगी तो देश की जो आन बान शान है बरकरार रहेगी, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। क्या सोचते हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से राज ठाकरे मुलाकात करते हैं और 2 दिन बाद वो सांप्रदायिक बयान देते हैं, महाराष्ट्र में आग लग जाता है। भाजपा के लोग ये बात कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक बयानबाजी और सांप्रदायिक बातें ही करते हैं। मैं डीजीपी साहब की बात से सहमत हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन से क्षेत्र संवेदनशील हैं, कौन से क्षेत्र अति संवेदनशील हैं, और जहां जो कार्रवाई की जा सकनी चाहिए प्रशासन को मुस्तैद होकर कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि प्रशासन के लोग भी राजनीतिक विचारों में बटे होते हैं और कई बार वो सत्ताधारी दल या विपक्ष के प्रभाव में भी कार्य करते हैं या उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। तो प्रशासन को भी बचना चाहिए और तटस्थता पूर्व अपना कार्य करना चाहिए। मेरा जो अब तक का अनुभव है, मुझे ये 100% मैं इससे सहमत हूं कि यदि प्रशासन जिले में चाह ले तो इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, जहां तक दिल्ली की बात है, एलजी क्या कर रहे हैं, दिल्ली का प्रशासन क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इन सबकी भूमिकाएं हैं, गृह मंत्रालय की भूमिका है, हमारी गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है, क्या करें, गृह मंत्रालय ने इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए पूरी रिपोर्ट मांगी है और सख्त निर्देश दे दिए हैं। हुआ है
जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां भी हुआ है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी हुआ है। तो इस पूरे मामले की जांच के लिए बड़े स्तर पर जांच करानी चाहिए कि मामला। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, जम्मू कश्मीर से एक अधिकारी दिल्ली की तरफ आता है, उसके साथ जो है कुछ अराजक जो है चीजें बरामद होती है, पुलिस अधिकारी उसको थप्पड़ मारता है, वो कहता है कि बड़े घटना को अंजाम देने हम जा रहे थे। इस मामले का क्या हुआ? पुलवामा की जांच क्यों नहीं कराई गई? ठीक है, आप जांच तो कराइए, सारे दूध के दूध, पानी के पानी साफ हो जाएंगे। आर.के. मिश्रा जी, जांच हो और वास्तविकता सामने आए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सही बात है हैदर साहब। चंद्रेश जी मात्र यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं। अगर यहीं पर जैसे उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, यहीं पर अगर प्रदेश सरकार की भी अगर जिम्मेदारी अगर बताते ये कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो फिर हम समझते जो यहाँ पर ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, एक चीज और, मैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की बात कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि वो राज्य सरकार से ही इंडिकेट हो रहे हैं। चंद्रेश कुमार सुन लेते हैं, आर.के. मिश्रा को सुन लेते हैं। दूसरी बात ये है जो कि ऐसे अराजक तत्वों के हौसले बुलंद कैसे होते हैं। पहली बात, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हैदर साहब, मैं आपको बिल्कुल कहना चाह रहा हूं जो कि ऐसे अराजक तत्व के हौसले बुलंद कैसे होते हैं जब आप हर एक चीज के ऊपर में राजनीति करते हैं। अभी आपने कहा जो कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है और सांप्रदायिक है ये, तो जाकर के अच्छा उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जब आप खड़े हो जाते हैं, जब आप देख रहे हैं जो कि देश के विरुद्ध में नारे लग रहे हैं, फिर उसके बाद जाकर के आप उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। जब बाटला हाउस इनकाउंटर के ऊपर में आप जब आंसू बहाते हैं, तब जाकर के ये समझते हैं। आर.के. मिश्रा जी, चंद्रेश कुमार को भी मैं लगातार रोकता रहा और आपको भी रोकना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह की बात आज नहीं होनी चाहिए। आज हमें समझना चाहिए कि कमी कहां है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हमारे देश की जो इस तरह की छवि बनाई जा रही है, इस तरह के दंगे, छोटे छोटे दंगे किए जा रहे हैं, उनको बड़े दंगों में तब्दील किया जा रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों आग लगाई जा रही है देश को, यह समझने की जरूरत है। और ए.के. जैन जी ने लगातार कहा कि लापरवाही सिस्टम की भी है और सवाल सिस्टम पर भी उठता है। आखिर इतने सारे पत्थर एकत्रित हो जाते हैं, आखिर पथराव होता है, कहां साजिश है, कहां के लोग हैं, यह सब जांच का विषय है, लेकिन सिस्टम पर भी सवाल उठता है। आखिर क्यों पहले से यह तैयारी नहीं की जाती, जबकि कई प्रदेशों में देखा गया है कि रामनवमी पे जो जिस तरह का पथराव हुआ, जिस तरह की घटनाएं सामने आई, उसको लेकर सतर्क क्यों नहीं थी दिल्ली पुलिस, यह सवाल उठता है। ए.के. जैन जी, क्या वाकई लापरवाही बहुत बड़ी है सिस्टम की? नहीं, देखिए होता क्या है, सामान्य रूप से जुलूस सब निकलते रहते हैं और आए दिन इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं, उसमें बंदोबस्त भी होता है, उसमें ड्यूटीज भी लगाई जाती हैं, रूट चार्ट भी बनता है, ड्यूटी चार्ट भी बनता है, कर्मचारियों के दस्तखत भी कराए जाते हैं। जरा सा भी जब इसको कैजुअली लिया जाता है, रामनवमी की जो घटनाएं हुई हैं उससे सबक जरूर लिया जाना चाहिए था जी, कि भाई इस प्रकार का उत्पात कुछ लोग मचा रहे हैं और हमें सतर्क रहना होगा। ऐसे लोगों की देखिए धरपकड़ भी पहले होती थी, रेड्स पड़ती थी, जो असामाजिक तत्व उस क्षेत्र में रहते थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन उनका किया जाता था, जिससे कि एक दहशत बनी रहे। सटोरिये हैं, कच्ची शराब बेचने वाले हैं, नशेड़ी हैं, क्रिमिनल्स हैं, लुटेरे हैं, जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनमें सब में छापेमारी होती थी पहले। इसको एसपी, हम लोग जब यंग थे तो हम लोग खुद उसको लीड करते थे और एक ऐसा एक माहौल बन जाता था कि जो असामाजिक तत्व हैं उनमें एक डर व्याप्त रहता था कि अगर हमने कहीं कोई गड़बड़ करी तो प्रशासन जो है वो टूट कर पड़ेगा बिल्कुल। देखिए आज तो ड्रोन की सुविधा है, पहले तो छतों की मैनुअल तलाशी ली जाती थी, बिल्कुल आज तो तमाम सुविधाओं से लेस है हमारा देश और सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, पुलिस के पास हैं। और आज हर एक मामले पर जिस तरीके से जांच की जाती है वो वाकई बहुत सारे सुविधाओं के साथ की जाती है, तो बहुत जल्दी भी हो सकती है। आपके दौर में भले ही वो चीजें ना रही हो, ड्रोन ना रहे हो या फिर और सुविधाएं ना रही हो, लेकिन अब सुविधाओं का अंबार है देश में और कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी निष्पक्ष जांच हो। इंडिया न्यूज भी चाहता है कि इस तरह के दंगों पर रोक लगे और पूरी निष्पक्ष जांच हो और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हो, और इस पर ही लगातार हमें मंथन चिंतन करने की जरूरत है। और फिलहाल वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा। ए.के. जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। आर.के. मिश्रा हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका भी। और चंद्रेश कुमार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।